ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। साथियों, वर्ष 2020 आपके ज़हन में कैसे अंकित है? सोचिएगा ज़रा। आने वाले वर्षों में कैसी याद होगी इसकी, ये भी सोचिएगा। साथ ही ये भी सोचिएगा कि इसकी एक अच्छी तस्वीर आप मन में रखना चाहेंगे या फिर बुरी तस्वीर। निश्चय ही अच्छी तस्वीर रखना चाहेंगे तो इस दौर में अच्छी चीज़ें जमा कीजिए, खुशी के लम्हे ढूंढिए, सकारात्मकता तलाशिए, क्योंकि आगे जब कभी आप अतीत का एल्बम पलटेंगे ना, तो संघर्ष की सुंदर तस्वीरें मिलेंगी जो एक बढ़िया सा अनुभव बनकर हमेशा साथ रहेंगी। श्रोता साथियों, तस्वीरें जिस वक्त में खींची जाती हैं उस वक्त की दस्तावेज हो जाती हैं और इसी वजह से किसी जगह या भाव का हूबहू निरूपण करने में तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। किसी स्थान पर गए बिना ही हम तस्वीरें देखकर वो जगह घूम आते हैं। उल्लास, करुणा, दुख, बदहाली या फिर खुशहाली दिखाने में सिर्फ एक तस्वीर कमाल कर जाती है। तस्वीरों की बातें हम क्यों कर रहे हैं? आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। फोटोग्राफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसे शौक के रूप में अपनाया जाए और करियर के बेहतर ऑप्शन इस क्षेत्र में बनाए जाएं, ये प्रयास किए जाने चाहिए। फोटोग्राफी को शौकिया तौर पर शुरू करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आज एक ऐसे ही युवा विश्वम पंजवानी से हम आपकी बात करवा रहे हैं। आइए सुनते हैं विश्वम से की गई ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं विश्वम पंजवानी। विश्वम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। विश्वम, फोटोग्राफी करते हैं आप और उम्र भी आपकी बहुत कम है। कितनी उम्र है? मैम मैं अभी 18 वर्ष का हूँ। तो इतनी कम उम्र में फोटोग्राफी को पैशन जैसा बना लेना, ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। कब से फोटोग्राफी शुरू की? कितनी उम्र के थे आप? जब मैं छोटा सा था तब अधिकतर बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, मैं कैमरे से खेला करता था। मेरी बचपन की फोटोज में मेरे हाथ में खिलौने से ज्यादा कैमरा हुआ करता है। और अभी मतलब मैं जब 7 साल का था तब मेरे को मेरा पहला रील वाला कैमरा मिला था। उसके बाद से मेरा चालू किया था मैंने। फिर मैं घर पे फोटो खींचता था। फिर जब 12 साल का हुआ तब मेरे को पहला डिजिटल कैमरा मिला था। साइबर शॉट सोनी का था वो। फिर उसके बाद से मैंने पैशन कन्वर्ट हुआ मेरा। धीरे 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 स्कूल में जब मेरे को कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें पार्ट लेता जाता था मैं। घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता था। जैसे कि एक बार मेरा कैमरा खो गया था स्कूल में तो घर वालों ने थोड़ा बहुत डांटा था, पर ये भी नहीं कहना फिर मेरे को एकदम बंद करवा दिया। कोई नहीं, मेरे को दोबारा कैमरा मिला। मेरा स्कूल था ग्वालियर, वहाँ पे मेरे जितने भी टीचर्स थे उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स ने मेरे को सिखाया। हमारे यहाँ वीकली एक्टिविटीज होती थी, उसमें मैंने फोटोग्राफी एज अ एक्टिविटी लिया था। उसके बाद वहाँ पे मेरे को सिखाया गया और मेरे को इसमें नॉलेज मिलती गई। ऐसे नॉलेज डेवलप होते 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 आज मैं अभी कॉलेज में आ चुका हूँ। अभी मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री है मेरी। स्कूल लेवल पे फोटोग्राफी में कितना सिखाया गया आपको और कैसे सिखाया गया? स्कूल लेवल पे बहुत बेसिक सा सिखाया गया था। उस टाइम पे मेरे को बस ये इतना आता था कि कैमरा कैसे पकड़ना है, कैमरे में बटन होता है क्लिक करना। लोगों को लगता है कि सिर्फ फोटो खींचने के लिए आपको एक बटन दबाना है, आपका फोटो खींच जाएगा। पर सिर्फ इतना नहीं होता ही, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि एक एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, उसमें 3 चीजें आती हैं, शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको सीखा जाता है। और यही नहीं कि है ना, आप अगर सिर्फ आप सोचो कि मैं पढ़ के फोटोग्राफी सीख लूं तो वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। फील्ड में उतर के ही आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब आप वर्क करोगे, जब आप फील्ड पे जाओगे तभी आपको ये सब चीजें समझ आएंगी। और अगर आप ये सोचो कि सिर्फ फील्ड पे रह के मैं सीख जाऊं तो वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप फील्ड पे होगे आपको फोटो क्लिक करना तो आ जाएगी, पर आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी जरा सी भी। प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज जरूर होनी चाहिए,
तभी आप दोनों यस मैम। में सामंजस्य बिठा करके और एक अच्छी फोटो खींच पाओगे। विश्वम, ये बड़ा खर्चीला सा शौक है। कैमरे ही बहुत महंगे आते हैं, उसके लेंस बहुत महंगे आते हैं। इतने भारी भारी कैमरा को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने में भी दिक्कत आई होगी, तो ये सब कैसे मैनेज किया? मैम आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और एडवांस टेक्नोलॉजी की रेट भी हाई होते हैं। तो जैसे आज की तारीख में अगर एक कैमरा हम लेने जाते हैं, कैमरे में बहुत वैरायटीज होती हैं। अगर हम एक अच्छा कैमरा लेने जाते हैं जिसका फुल फ्रेम कैमरा लेते हैं तो सिर्फ कैमरे की बॉडी आपकी 3 लाख रुपए की आ जाती है, 2.5 से 3 लाख के बीच में। फिर उसके बाद उसके लेंस अलग आते हैं, लेंस भी 2-2 लाख 1.5 लाख इस रेंज में आते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि एकदम प्रोफेशनल होके आपको काम करना है तो सिर्फ कैमरे का ही खर्चा आपका 5 लाख के अंदाजन बैठ जाता है। और फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया था, ईएमआई तो मैंने अपना कैमरे से लिए थे स्टार्टिंग में। अभी मेरे पास जो कैमरा है वो बहुत पुराना है, इस समय फैमिली की इतनी कंडीशन नहीं है कि मेरे को नया कैमरा लेके दे पाए, तो इसलिए मैं अभी पुराने कैमरे से काम करता हूँ। जो कैमरा इतने भारी भारी हो जाते तो उसके लिए मैं बैग के अंदर कैरी करके ले जाता हूँ। काफी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कैमरा देख के पुलिस वाले आ जाते हैं हमारे पास कि यहाँ पे क्यों कर रहे हो आप। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं याद है मेरे को कि ग्वालियर शहर के अंदर एक है एरिया न्यू कलेक्टेड साइड का, वहाँ पे मैं एक टाइम लैप्स बना रहा था। टाइम लैप्स अगर पता ना हो तो टाइम लैप्स में आपको एक वीडियो टाइप की बनती है जो फास्ट मोशन में रहती है, फोटोज से वीडियोस बनती है, वो फास्ट मोशन में रहती है। तो वो मैं क्लिक कर रहा था, उसके लिए ट्राइपॉड लगाना पड़ता है। पुलिस वाले आ गए वहाँ पे, पुलिस वाले कह रहे थे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, परमिशन कहाँ है। तो परमिशन वाली बहुत दिक्कत आती है। अगर आप शहर के अंदर कहीं पे भी कुछ फोटो खींचने जा रहे हो तो पुलिस वाले ने अगर देख लिया तो पुलिस वाले आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए परमिशन कहाँ है। अगर उनसे पूछते हैं हम कि किस टाइप की परमिशन, तो वो कहते हैं कलेक्टर से परमिशन लेके आओ, उसके बाद आपको जो करना है करो। ये सब तो खैर पुलिस का काम है। बहुत सारी स्पाई एक्टिविटीज आजकल होने लगी है, इसलिए इन सब चीजों पर नजर रखना उनका काम है। विश्वम, एक चीज आप और बताइए यहाँ पर कि जैसे घुड़सवार होता है, जॉकी होता है, घोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी करे, लेकिन घोड़ा और घुड़सवार दोनों मिलके रेस जीतते हैं। दोनों में से कोई एक अगर गड़बड़ हुआ तो रेस हारने वाली सिचुएशन आ जाती है। ऐसे ही क्या मशीन के साथ या कैमरे के साथ फोटोग्राफर का बहुत कनेक्शन बैठता है क्या? मैम फोटोग्राफी करते टाइम पे हमारे हाथ जो होते हैं वो बटन्स पे सेट हो जाते हैं। अगर हमारा टेक्नोलॉजी पुरानी, अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हम फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, फोटो तो अच्छा आ जाएगा पर वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाएगा जो हमारा सोशल मीडिया पे लेवल इन दिनों चल रहा है। अगर हमें टेक्नोलॉजी के संग संग हमें आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो गई तो आपको उसे अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आप कब तक एक पुराना मोबाइल यूज कर सकते हो, आपको मोबाइल तो नया लेना ही पड़ेगा ना एक ना एक टाइम पे। वैसे ही कैमरे के संग भी है, कैमरा आप कब तक पुराना यूज करोगे, नया लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ। विश्व, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप एडिटिंग बहुत कर पाते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में। तो इस एडिटेड फोटोग्राफ्स को कितनी रेटिंग देते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे एडिटिंग एप्स आ गए हैं और टेक्निक्स आ गई हैं, लोग तमाम तरह के एडिटिंग्स यूज कर लेते हैं, ब्यूटी टूल्स यूज कर लेते हैं। तो इन फोटोग्राफ्स को क्या उतनी तवज्जो मिलती है फोटोग्राफी के फील्ड में? मैम एडिटिंग की भी एक अलग दुनिया है। एक आम एडिटर आराम से उसमें बहुत अच्छा कमा सकता है, पर एडिटिंग वाली फोटोज अगर आप किसी कंपटीशन में दे रहे हो तो हो सकता है वो जीत जाए, पर वो जीतना वैलिड नहीं होता है। क्योंकि एक इंसान को, आपको खुद को तो पता है ना कि अंदर से कि वो एडिट वाली हमने फोटो दी है। फोटोग्राफी और एडिटिंग को अगर हम मिला दें, दोनों का कॉम्बिनेशन सही होता है। पर अगर सिर्फ आप एडिटिंग के दम पे किसी न किसी चीज को करना चाहते हो, अगर आप एडिटिंग के दम पे फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते। असल फोटोग्राफ का मतलब ही अलग है। असल जो कलर इफेक्ट होता है या डेप्थ होती है वो एक अलग प्रभाव छोड़ती है, ये तो समझ में आ गया। विश्वम, फोटोग्राफी के किस फील्ड में आप काम करते हैं? मैं मोस्टली फैशन फोटोग्राफी करता हूँ, क्योंकि फैशन फोटोग्राफी में इन दिनों बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग वेडिंग फोटोग्राफी में भागते हैं क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत पैसा मिलता है। फैशन फोटोग्राफी एकदम अपोजिट है। फैशन फोटोग्राफी में फोटोग्राफर के हिसाब से मॉडल को चलना पड़ता है और वेडिंग फोटोग्राफी में क्लाइंट के हिसाब से फोटोग्राफर को चलना पड़ता है। दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। फैशन फोटोग्राफी में छोटे शहर में कम काम मिलता है, पर वेडिंग फोटोग्राफर अगर कोई होता है तो उसे छोटे शहर में बहुत काम मिल जाता है। तो ये फैशन फोटोग्राफी चूज तो कर लिया आपने, इसमें कितना करियर बना पाएंगे आप? फैशन फोटोग्राफी में एक अच्छा करियर लेने के लिए आपको
बड़े शहर जाना पड़ता है, मुंबई जैसे शहर जाएंगे, वहाँ पे किसी ना किसी बड़े फोटोग्राफर के अंडर में अगर आप काम करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एक सर्टिफिकेट मिलता है, नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज और वो सर्टिफिकेट लेके हम आगे किसी और अच्छी जगह जाके काम कर सकते हैं। चाहे तो हम अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, पर खुद का काम स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा। उसके लिए हमें काम करना ही पड़ता है किसी के अंडर में जाके। और यहाँ पे इस फील्ड में अगर हम कहीं काम करते हैं बड़े शहर में जाके, तो जैसे कि हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, तो इस फील्ड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव तो अभी आपको पता ही है सारे। नेगेटिव्स ये होते हैं कि अगर हम कहीं पे काम करने जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ही वहाँ पे काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमसे इंसान बड़ा है, तो उसको हमारी जरूरत नहीं पर हमें उसकी जरूरत है, इसलिए वो हमसे पैसे लेता है हमें सिखाने के लिए। कभी कभी अगर हम पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो लोग हमें गलत रास्ते भी दिखाते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करके कुछ करके आप काम करें तो हम आपको काम सिखा देंगे। तो बहुत ज्यादा आपको संभल के जाना पड़ता है किसी बड़े शहर, क्योंकि आप छोटे शहर से हैं तो आपको अगला इंसान हमेशा इसी नजर से देखेगा कि ये इंसान छोटे शहर से है। पर आपको खुद की समझ होनी चाहिए इतनी कि आपको किस रास्ते पे जाना है। विश्वम, बहुत समझदारी वाली बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी समझ होना कि आपका गलत फायदा कोई उठा सकता है और आपको उससे सावधान रहना है, तो ये समझ यदि डेवलप हो जाती है तो आप गलत हाथों में नहीं पड़ते, बल्कि अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, सही रास्ता चुनते हैं। ये पहचान लोगों की बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। इसके अलावा फोटोग्राफी को यदि किसी ने शौक की तरह अपनाया है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये शौक कहाँ तक जा सकता है? मैम, ये शौक की कोई सीमा नहीं है। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप मोबाइल से भी अच्छा फोटो खींच सकते हैं। काफी फोटोग्राफर्स हैं जो मोबाइल से ही फोटो खींचते हैं। अगर आप यूट्यूब पे चेक करें तो काफी सारे फोटोग्राफर्स हैं जो मोबाइल से वीडियो बना के अपलोड करते हैं। पर एक अच्छा कुछ सीखने के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से सीखना है फोटोग्राफी तो आपको एक क्लासेस कुछ ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ से आप अच्छे सीख पाए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं जो सिखाते हैं आपको। विश्वम, यहाँ एक चीज है कि आपका कोई भी शौक यदि आप उसको करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। और उस प्लेटफॉर्म पर आपने पहले भी बताया कि बड़े शहरों में जाना पड़ेगा और वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेट ने भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। जो सोशल साइट्स हैं वहाँ भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का दिमाग से कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप भी इन प्लेटफॉर्म्स पर निश्चित तौर पर होंगे। सोशल मीडिया भी एक हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी एक आगे जाने की सीढ़ी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, पर सबसे अच्छा जो इन दिनों मतलब माना जाता है प्लेटफॉर्म वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप अच्छा अपना कंटेंट डालेंगे, उसकी रीच ज्यादा, जितनी ज्यादा रीच होगी उतने ज्यादा लाइक्स आते हैं। आपकी रीच ज्यादा करने के लिए आप उस पर हैशटैग्स यूज कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि अगर आपने किसी जानवर की फोटो खींची तो उसमें आप हैशटैग एनिमल करके आप उसमें हैशटैग्स अलग अलग तरह के डाल सकते हैं। जो आपकी कंटेंट दिख रहा है अच्छा, उस पर एक कैप्शन देना, उसके बाद है ना उसका हैशटैग यूज करके आप उसको फोटो पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी वो फोटो पोस्ट हो जाएगी तो लोग आपको उस पर लाइक देंगे, उससे आप ज्यादा फेमस हो सकते हैं। आप भी हैं इंस्टाग्राम पे? यस मैम, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ। किस नाम से? विश्वम फोटोग्राफी नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। कौन सा ऐसा शूट रहा आपका, या कह लें कौन सी ऐसी फोटो है आपकी जो आपको बेहद पसंद है? एक फोटो है ग्वालियर फोर्ट की। हाल फिलहाल तो वो जगह बंद कर दी गई है, जहाँ पे एक मूवी शूट हुई थी लुका छुपी। वहाँ पे एक सीन था, कार्तिक आर्यन और कीर्ति सेनन ऊपर फोर्ट पे बैठे हुए होते हैं। वो जगह से जो ग्वालियर फोर्ट का एक अलग तरीके का नजारा दिखता है। विक्रम महल उस जगह का नाम है। वो जो महल का नजारा दिखता है वो नजारा मेरे को सबसे प्यारा लगता है। और इन दिनों तो सरकार ने वो जगह बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे राह चलते लोग आते हैं, दीवार खराब करते हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। पर वो जगह बहुत प्यारी थी, वहाँ से बहुत अच्छा फोटो आता था, वहाँ पे बैठ के सुकून मिलता था एक अलग। तो वो जगह भी आपको पसंद है और वहाँ से खींची गई फोटोग्राफ भी बहुत पसंद है? यस मैम। इस कोरोना पीरियड में आपकी फोटोग्राफी पे लगाम लगी होगी, है ना? इसी के चक्कर में एक नई फील्ड आ गई है, जैसे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके भी हम गुजारा कर सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं, एक कमरा चाहिए, एक कैमरा चाहिए, थोड़ी सी लाइट चाहिए।
और जिस प्रोडक्ट की आपको फोटो खींचनी है वो प्रोडक्ट चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप वो फोटो खींच सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं घर बैठे बैठे। यही मैं पूछने वाली थी, कुछ पैसे भी मिलते हैं क्या? नहीं मैम, मैं ज्यादा पैसे की तरफ नहीं भागता, मैं ज्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत की तरफ भागता हूँ। वाह, क्या बात कही है आपने। साथ में आपने बताया कि आप बीजेएमसी कर रहे हैं, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो क्या ये एक बैकअप है कि अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो इधर की तरफ जाना है? मैम ये बैकअप के साथ साथ इसी फील्ड का भी है, जैसे कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है। अगर आप फोटो खींच रहे हैं तो फोटो खींचने के लिए आपको अगर और नॉलेज चाहिए तो यहाँ तो आप एक फोटोग्राफी का कोर्स करें या फिर आप जर्नलिज्म का कोर्स करें या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करें। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के कोर्स में आपको दोनों चीज सिखाई जाती हैं। कैमरा कैसे ऑपरेट करना है से लेकर के रेडियो में जाके अगर आपको बात करनी हो, जर्नलिज्म में अगर आपको जाना हो, तो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट से मिलती है। और ये बैकअप भी है मेरे लिए, अगर जैसे कि मेरे को आगे जाके फील्ड में अगर कोई जॉब ना मिल पाए, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि ना मिले, पर अगर ना मिल पाए तो जर्नलिज्म की फील्ड में आराम से जॉब मिल जाती है। जर्नलिज्म में भी फोटोग्राफी होती है। हर न्यूज चैनल को एक कैमरामैन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल विश्वम, हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपको इस बैकअप की आवश्यकता ना पड़े। आप फोटोग्राफी के ही फील्ड में जो आपने अपने लिए मुकाम सोच रखा है वहां तक पहुंचे। हमारे सभी सुनने वालों की और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। धन्यवाद। आप थे विश्वम पंजवानी। श्रोता साथियों, जैसे तस्वीरें आपके मन को मोहती है ना, वैसे ही चारों ओर फैली हरियाली भी आंखों को सुकून देती है। न सिर्फ सुकून देती है बल्कि जीने के लिए प्राण वायु भी इन्हीं से मिलती है। आंखों में एक दृश्य सा खिंच जाता है और इसी वजह से ये हरापन हमें अच्छा लगता है। लेकिन लगातार घटते वन क्षेत्र ने हम सब की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए वृक्षारोपण के महत्व को फिर से समझा जा रहा है। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है वन विभाग ने और अपनी तपोवन नर्सरी से कुछ योजनाएं आरंभ की हैं। किस तरह से वन विभाग इन योजनाओं पर काम कर रहा है, इस बारे में हमने बात की वन विस्तार अधिकारी ग्वालियर स्वाति पाठक से। आइए ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं वन विस्तार अधिकारी ग्वालियर स्वाति पाठक जी। स्वाति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार टोलिका जी, धन्यवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मुझे। ये जो बरसात का मौसम है, ये पेड़ों के लगाने का मौसम होता है। यदि कोई वृक्ष लगाना चाहता है या छोटे मोटे पौधे भी लगाना चाहता है तो लोग इस समय लगाते हैं। ऐसे में वन विभाग ने एक नई योजना शुरू की है, अपना पेड़ योजना। ये क्या है? हमारे यहाँ पर 2 योजनाएं हमने अभी शुरू की हैं, जिसमें एक अपना पेड़ योजना है और एक बिटिया वन योजना है। तो दोनों योजनाओं में मैम लगभग फीचर्स सेम है, दोनों के जो नियम और शर्तें हैं लगभग सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पेड़ योजना है उसके बारे में बताना चाहूंगी। बिल्कुल। इसमें मैम कोई भी जो आवेदक है जो हमारे पास में आता है, ये मेनली उनके लिए है जिनके पास में जमीन नहीं है, पौधा लगाने के इच्छुक हैं, उनको नहीं पता है कि किस तरह से पौधा लगाया जाता है, या उनके पास में टाइम नहीं है कि एक प्लांट तो लगा दिया और उसके बाद में उसकी केयर कैसे करना है। और इतना लंबा, क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने में, एक छोटा सा भी पेड़ ले लें जैसे कि हम नीम ले लें, तो तैयार होने में उसको लगभग 5-6 साल की केयर मांगता है। बिल्कुल। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पौधा लगा के और उसकी 5-6 साल तक केयर कर सके। और लगाना चाहता है, उसके मन में भावना है कि मुझे पौधा लगाना है। तो उन लोगों के लिए हमने ये योजना तैयार की है, जिसमें हमारे जो रोपनी परिसर है हमारा तपोवन रोपनी, वहाँ पर आके और ट्री गार्ड आप हमें डोनेट कर सकते हैं और उस ट्री गार्ड पे आपका नाम उस पे लिखा जाएगा। वो पौधा आपकी तरफ से रहेगा, उसमें पौधा आपको हमारी नर्सरी से खरीदना रहेगा और वो आप हमारे यहाँ से लगा सकते हैं। उसकी जो बाद की जो देखरेख की जिम्मेदारी है वो हमारी रहती है। किस किस तरह के पौधे आपकी नर्सरी में उपलब्ध हैं? उपलब्ध हैं जी। जैसे मुझे एक पौधा लगाना है तो मैं आपकी नर्सरी में जाऊंगी तो मुझे किस तरह के पौधे वहाँ उपलब्ध होंगे कि मैं डोनेट कर सकूं? योजना के अंतर्गत मैम आप नीम लगा सकते हैं, हमारे यहाँ पर कचनार लगा सकते हैं, अशोक लगा सकते हैं, चित्रंजीवा लगा सकते हैं, इस तरह के पौधे। कुछ योजना में हुआ बरगद, इमली, इस तरह के भी पौधे अभी हमारे यहाँ लगे हैं। हमने हर एक प्रजाति के 25-25 पौधे तय किए हुए हैं। तो अगर आप
26वें आने वाले हैं, तो आपको अगर आप अशोक लगाना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन है। अगर 25 पौधे हमारे यहाँ पे अशोक के लग चुके हैं तो हम आपको कोई दूसरी प्रजाति सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो हमारी चॉइस है। ये पौधा कितने में मिलता है वहाँ पे, क्या इसका रेट तय किया गया है? मैम 12 रुपए प्रति पौधा। 12 रुपए का एक पौधा। और ट्री गार्ड की आपने बात की, ये क्या हमें खुद से लाना होगा या वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? ट्री गार्ड मैम आप खुद लेके आइए, पर अगर आपको लाने में परेशानी है तो हमारा स्टाफ आपकी मदद कर देगा। वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे परचेज किया जा सकता है। मतलब हम आपको हेल्प कर देंगे ट्री गार्ड अवेलेबल कराने। लगभग क्या इसकी कॉस्ट पड़ती होगी ट्री गार्ड की? जो सबसे सस्ता ट्री गार्ड है वो लगभग 600 रुपए का अवेलेबल है। फिर आप जिसमें मजबूती पे जाना चाहें उसमें पे आप हायर रेट पे जा सकते हैं। मतलब ये कहा जाए कि कम से कम 612 रुपए का एक पौधा यदि हम लगाना चाहते हैं आपके क्षेत्र में और हमारे पास जगह नहीं है, तो 612 रुपए प्रति पौधा हमारे पास बजट होना चाहिए। और अधिकतम कितने पौधे हम लगा सकते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति? एक व्यक्ति जो न्यूनतम है एक पौधा और अधिकतम 20 पौधा लगा सकता है। और इसकी देखभाल पूरी तरह से वन विभाग द्वारा की जाएगी? इसमें मैम एक कंडीशन है, अगर जो स्पीशीज हमारी चयनित है, जैसे मान लीजिए हमने आपको चॉइस ऑफ स्पीशीज दी है, अगर आप इसमें से चयन नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई दूसरा पौधा लगाना, तो उसके लिए फिर देखभाल की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी जो लगा रहा है। और अगर वो हमारी चॉइसेस पे लगाते हैं तो देखभाल की जिम्मेदारी हमारी। और ये रोपणी क्षेत्र जो आप बता रहे हैं ये कहाँ है? झांसी रोड पर है। आप झांसी रोड मतलब ग्वालियर शहर से झांसी रोड थाना और विक्की फैक्ट्री के बीच में आपको एक तपोवन परिसर का एक बहुत ग्रीन कलर का एक बड़ा सा गेट दिखेगा, तपोवन इको पर्यटन पार्क के नाम से वो परिसर है, जो हमारा कार्यालय है। यहाँ पे आपको आवेदन देना होता है, वही हमारी नर्सरी है जहाँ आपको पौधा अवेलेबल होता है। तो ये जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वन क्षेत्र में डेवलप करने की आप लोगों की तैयारी है जनता के सहयोग से? जी बिल्कुल मैम। तो हमारा जो परिसर है अभी उस परिसर में पहले से काफी पौधे लगे हुए हैं और उसी में हमारा और ऐड करने का है। जो हमारी नर्सरी है वो रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट में स्थित है और उसी को और हरा भरा करने के लिए हमारी योजना है। और यह मैम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार की गई योजना है हमारी। अभी हम अपने कैंपस में इस तरह से योजना से पौधे लगवा रहे हैं। अगले वर्ष में, क्योंकि अब कोरोना का ये टाइम है, तो इस वजह से अगले वर्ष में हम जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, दूसरे परिसर हैं, उनसे कोलैबोरेट करके, और अगर वो अपने परिसर में पौधा लगाना चाहते हैं इस तरह से जिस तरह से हमने अपने परिसर में लगाया है, तो एक पार्टी हमारी रहेगी, हम लोगों को जागरूक करेंगे और मतलब आवेदन हमारे यहाँ से होगा, प्लांट्स हमारे यहाँ से होगा, और जो तीसरी पार्टी जो रहेगी जिसके परिसर में पौधा लगा हुआ है लगवाया जाएगा, तो देखरेख की जिम्मेदारी उसकी होगी। यदि हम देखें तो ये बड़े तौर पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, लोग इससे जुड़े जन आंदोलन जैसा बन सके ये प्रयास किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से। और एक दूसरी योजना बता रही थी बिटिया के नाम से? बिटिया वन योजना में शर्तें लगभग यही है। ये जो योजना है ये हमारी 1 जुलाई से हमने प्रारंभ की है और 30 सितंबर तक हमारी चलेगी। और अपना पेड़ योजना में भी टाइमिंग यही है। बिटिया वन में भी आपको न्यूनतम 1 और अधिकतम 20 पौधे लगा सकते हैं। ट्री गार्ड आपको खुद देना होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि ये बिटियाओं के नाम से है। बिटियाओं में आपकी बेटी, पत्नी, माँ, उनके नाम से अगर आप पौधे लगाना चाह रहे हैं, अपना पेड़ में आवेदक अपने नाम से पौधे लगाता है और इसमें अपनी जो माँ, बेटी, बहन, पत्नी है उनके नाम से पौधे लगाता है, बस अंदर। तो ऐसा क्या कुछ है कि पेड़ पर या ट्री गार्ड पर कुछ नाम लिखा जाएगा जिससे पता चले कि ये उस अमुक व्यक्ति ने पौधा लगाया है? जी बिल्कुल। आवेदन जब आप देते हैं तो उसमें एक कॉलम रहता है कि ट्री गार्ड पर आप क्या नाम अंकित करवाना चाहते हैं। तो उसमें जो आप उस पे लिख के आप उसको देंगे, वही नाम जो है वो ट्री गार्ड पर योजना का नाम, आपका नाम और जो तिथि आपकी जो रहेगी वो अंकित उस पे कर दीजिए। पौधों की पूरी जिम्मेदारी आपके परिसर में चूंकि लगा है तो आपकी होगी। और यदि कोई व्यक्ति अपने लगाए हुए पेड़ पौधों को जाकर के देखना चाहे हफ्तावार या महीने में एक बार, तो जाके देख सकता है? बिल्कुल उसका पूरी तरह स्वागत है। वो अपने पौधे को आ सकता है देखने, पानी दे सकता है उसमें। बिल्कुल। इसके अलावा जो लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, तो आपकी नर्सरी क्या उन्हें भी पेड़ पौधे प्रोवाइड करती है?
निःशुल्क प्रोविजन कोई नहीं है अभी हमारे पास में देने का। समय समय पर हमारे यहाँ पे योजनाएं आती रहती हैं तो उनके अंतर्गत हम कवर करते हैं। बाकी आप 12 रुपए में हमारे यहाँ से पौधा खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी मैम जो शासन की जो दरें हैं उसमें मिनिमम 5 रुपए से लेके और मैक्सिमम 60 रुपए तक के प्लांट्स हमारी नर्सरियों में अवेलेबल रहते हैं। बट अभी हमारी नर्सरी में मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो 12 रुपए के हैं। तो 12 रुपए देकर कोई भी प्लांट हमारे यहाँ पे खरीद सकते हैं। और 12 रुपए इतनी बड़ी राशि नहीं है कि कोई खर्च ना कर सके। ये एक इसलिए भी रखा गया है कि जो चीज खरीद के जा रही है उसकी थोड़ी वैल्यू तो हो, जो खरीद के ले जा रहा है उसके लिए। वरना मुफ्त की चीजों का लोग आदर नहीं करते, लोग उतना महत्व नहीं देते। तो ये एक छोटी सी टोकन मनी भी बहुत जरूरी है महत्व को समझने के लिए इसके अलावा देखने में ये आ रहा है कि लगातार वन क्षेत्र घटता जा रहा है। जो शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से भी पेड़ कट रहे हैं। नए पेड़ कितनी दरों में लगाना चाहिए, नए पेड़ किस तरह से लोगों को कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, ये भी जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। आपके पास में कोई भी अगर कोई किसान है उसके पास में खाली जमीन है, वो अपनी जमीन पर अगर खेती कर रहा है तो वो मेड़ पर पौधे लगा सकता है। कोई ऐसी जमीन है जिस पर वह खेती नहीं करता है, पड़ती भूमि जैसे है, उस पर पौधे लगा सकता है। आपका एक छोटा सा घर है, घर के बाहर छोटा सा लॉन है, आप उसमें पौधे लगा सकते हैं। आप अपनी साइज के हिसाब से प्लांट चुन सकते हैं कि आपके पास अगर जगह कम है तो आप छोटा पौधा लगाइए जो ज्यादा नहीं बढ़ता है। हर तरह के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। और अगर आपके पास में जमीन ज्यादा है तो आप उस तरह से पौधे लगा सकते हैं। आप अपने पर्पज से पौधे लगा सकते हैं कि आपको कमर्शियल वैल्यू से चाहिए, जैसे कि आप सागौन लगा सकते हैं, खमेर लगा सकते हैं, शीशम लगा सकते हैं, बाद में उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको फलों की रिक्वायरमेंट है तो आप सीताफल, अमरूद, जामुन, अनार, शहतूत इस तरह के प्लांट्स में हमारी नर्सरी में अवेलेबल है, तो आप वो भी लगा सकते हैं अपनी जमीन पर। यदि किसी के पास जमीन है लेकिन उसे आइडिया नहीं है कि किस तरह के पेड़ वो अपनी जमीन पर लगाए, कितनी धूप आती है या उस जमीन में कितना बड़ा पेड़ वो लगा सकता है, तो इस तरह की काउंसलिंग भी आपके नर्सरी में मिल जाएगी कि ये पेड़ ले जाइए, आपके लिए ये बेहतर होगा। जी बिल्कुल, आप जब नर्सरी में हमारे यहाँ पे विजिट करने आएंगे तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए और आपकी साइट को देखते हुए हम अपने पौधों को एडवाइस हम प्रदान करते हैं और कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए प्लांट्स के बीच में, क्योंकि हर एक पौधे कितनी दूरी पे एक दूसरे से लगे ये भी रहता है। तो हम सब तरह की जो टेक्निकल गाइडेंस है हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जनता से क्या अपेक्षा है आपकी कि वो किस तरह से सहयोग वन विभाग का करे? जनता से यही अपील है कि अधिक से अधिक आप पौधे लगाएं। आप नर्सरी एक बार विजिट करें, आपका स्वागत है हमारी नर्सरी में। एक बार आप देख कर जाएं। हमारे पास में कई हर्बल प्रजातियों के पौधे भी अवेलेबल हैं, जैसे अभी इम्यूनिटी बूस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारे पास में गिलोय है, आंवला है, निर्गुंडी है, कई तरह की जो प्रजातियां हैं हमारे पास में हर्ब्स में अवेलेबल हैं। तो आप एक बार नर्सरी आके हमारे यहाँ पे विजिट कीजिए और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दिए देती हूँ अपने यहाँ का, तो आप के बारे में भी आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और नर्सरी 90-740-00599। हमारे श्रोताओं ने नोट कर लिया होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। 90-740-00599। इस नंबर पर संपर्क करके आप लोगों से बात की जा सकती है और अपने आने का समय निश्चित किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। हमारी नर्सरी में जो पौधा विक्रय का समय है वो प्रातः 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक है। और संडे को नर्सरी हम क्लोज रखते हैं अपने रूटीन वर्क के लिए। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में कभी भी आ सकता है। बीच में 1 घंटा हमारे लंच का रहता है। आप कॉन्टेक्ट। यदि कोई भ्रमण करने के लिए भी जाना चाहता है तो यकीनन यहाँ जाना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम घूमते घूमते देखते हैं कि ये पौधा बड़ा सुंदर लग रहा है, इसे ले चल के कहीं लगाया जाए। तो ये भी अगर भावना किसी के पास है, पेड़ पौधों से मोहब्बत है, तो वो जरूर करे ये काम। बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं आपके इसमें। जी बोले। हमारे पास में मैम हम जैविक तरीके से हम केचुए से खाद तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने वाटर हार्वेस्टिंग का भी बोरवेल रिचार्ज पिट हमने तैयार कराए हैं। तो अगर किसी को उसके बारे में भी उत्सुकता है कि किस तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है या किस तरह से वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में भी नर्सरी में आके हमारे में विजिट कर सकते हैं। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग किट है, ये आप लोगों ने तैयार की है। कोई यदि चाहता है अपने घरों में लगाना तो वो किट आपके से ले सकता है?
ये ना किट तैयार नहीं की है। तो हमारा एक बोरवेल बंद पड़ा हुआ था, तो हमने उसको रिचार्ज किया है, वहाँ पर गड्ढा बना के प्रॉपर उसको आकर ही आप देख सकते हैं। तो उस जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एक नमूना आपके लिए है कि आप ऐसा भी अपने यहाँ पर मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के आप उस तरह से अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इसकी भी पूरी जानकारी आपकी नर्सरी और आपके कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल। ये जागरूकता का अभियान है और इस तरह से यदि हमारी जनता जागरूक हो सके जल संरक्षण, जैविक खेती और वृक्षारोपण के प्रति, तो बहुत बेहतर भविष्य हम बना पाएंगे यदि प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। धन्यवाद। शुक्रिया कार्यक्रम में आमंत्रित करने के। नमस्कार। आप थी वन विस्तार अधिकारी ग्वालियर सुश्री स्वाति पाठक। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को इजाजत दीजिए। यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।